आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और आपने 4 से 6 वाली जो क्लास है उसे लगाया है। उसके बाद एक क्लास मैंने आपको 7 से 8 भी दी थी, वो भी शायद आपने लगाई होगी। एंड अब एक क्लास आपकी 2 घंटे की है जो कि रात को 10 से रात 12 बजे तक होनी है। कल संडे है, कल आपकी पूरे तरीके छुट्टी है, ना ही प्लस की कोई क्लास है, ना ही स्पेशल की कोई क्लास है। कल आप भी अपना आराम रिवीजन पे फोकस करिएगा और मैं भी जो है थोड़ा आराम करूंगा, थोड़ा आने वाले कोर्सेज पे फोकस करूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि मैं अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता हूँ। मतलब मेरा मानना यही है कि कंटेंट अपने आप जस्टिफाई कर देता है क्वालिटी ऑफ द सेशन को। बट स्टिल कभी कभार, बहुत कम, साल 2 साल में एक आध बार मैं ऐसा जरूर कहता हूँ कि हाँ भाई, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा मैं एक तो नोबेल प्राइज वाली क्लास के लिए कहता हूँ, और ऐसा ही आज मैं किंगडम क्लासिफिकेशन की क्लास के लिए कहूंगा। मैंने आपके लिए एक फाइल तैयार करी है, अभी मैं क्लास से पहले वही काम कर रहा था, और उसमें मैंने जितना जो डेटा हो सकता था सब ऐड कर दिया। सब काम का डेटा है, 3 जगह से मैंने डेटा उठाया है। एक जो मेरी किंगडम वाली फाइल है, जो पीडीएफ सी मैंने आपको दिखाई थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट सी, जिस पे हाथ से मैंने लिखा हुआ था। दूसरा, मैंने ऐड करा है एनसीईआरटी से काफी सारा डेटा, जैसा कि आज मैंने दिन में भी आपको दिखाया था। तीसरा, कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने अपने हाथ से आपके लिए क्लास में लिखे थे पिछली, जैसे यू बैक्टीरिया के आगे मिथेनोजेंस, आरके के आगे मिथेनोजेंस था, या फिर बाकी सब चीजें थी, थर्मासिडोफाइल्स वगैरह, वो सब भी मैंने ऐड कर दिया है। और एक फाइल मैंने पूरे तरीके तैयार कर दी है। ठीक है, अब उस फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, आपको मैं किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा उसमें कुछ ऐड करना है तो मैं उसे ऐड कर लूंगा। अदरवाइज वो फाइल मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा कल। कल रात तक वो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। एक बार अपलोडिंग से पहले फिर से मैं उससे गो थ्रू करूंगा पूरा। एंड आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको उसे स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर लास्ट तक अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ऑब्वियसली जो चीज़ें आप पहले लिख चुके हो वो आपको नहीं लिखनी, जो चीज़ें रिपीटेटिव है, मान लेते हैं 1.2 पेजेस पे आ गया, वो आपको नहीं लिखना। लेकिन आपको फिर भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसे अपने नोट्स में उतार लेना है। ऑब्वियसली जो डायग्राम्स वगैरह है वो कुछ नहीं बनाने, उस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, और कोशिश करना उसे मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो। अगर उतने में से सवाल आ गया तो ठीक है, वरना जाने देना। यानी इससे ज़्यादा पढ़ना मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। टोटल 84 स्लाइड्स जो है वो बनी है, और वो स्लाइड्स देखिए, कुछ स्लाइड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके 84 पेजेस में नोट्स बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स नॉर्मल ही बनेंगे। जैसे है ना, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ स्लाइड्स पे, जिससे कि मोबाइल यूजर्स भी अच्छे से उसे पढ़ पाए, तो उस वजह से वो 80 समथिंग गया है। बट एक्चुअली नोट्स आपके वही 5-7 पेज में बन जाएंगे। पूरे बायो नहीं, सिर्फ किंगडम की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो फाइल है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आज जब क्लास खत्म होगी तो रात को तो अपलोड नहीं करूंगा मैं, कल इसे कोशिश करके सुबह अपलोड करूंगा। बट फिर भी सुबह आप इंतजार ना करो, इसके लिए मैंने यहाँ पे रात लिखा है कि मैंने खुद ही जो है थोड़ा ऊपर वाला समय ले लिया है। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको कह दूं सुबह 10 बजे अपलोड करूंगा और मुझे अपलोडिंग में शाम 5 बज जाए, तो उसमें आपका थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, है ना। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा। ये जो है अपडेट सेक्शन, आप इसे बोलते हैं, न जाने क्या क्या शो होता है आपके पार्ट पे, एक डिस्कशन फोरम अपडेट सेक्शन करके जगह होती है, जहां पर आपको फाइल्स मिलती हैं। अगर आपका एजुकेटर कुछ देता है, यहाँ पर आपके लिए उसे अपलोड करा जाएगा। ठीक है, बदले में आपकी जिम्मेदारी में आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा। जब इसके नोट्स आपकी कॉपी में उतर जाएंगे तो आप इस फाइल के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे लिख देंगे कि नोट्स बन गए, ऐसा कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी अगर आपने कल उस फाइल को डाउनलोड करा, आपने कल रात तक या परसों रात तक बना दिए, तो आप वहां पर जाके मेंशन करेंगे कि सर नोट्स बन गए हैं, या नोट्स बन गए, डन, कुछ भी। सी, दिस इज नॉट फॉर मी। ये एक छोटा सा इसलिए कहा जा रहा है जिससे इसी बहाने आप अपने नोट्स को बना लें। ऐसा तो नहीं है वहां लिखोगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट टू पुश यू अ लिटिल बिट कि हाँ भाई, अपने नोट्स को टाइम से पूरा कर लेना। ठीक है दोस्तों, खैर सेशन को शुरू करते हैं, और अब बाकी बातें जो है हम आराम से बाद में करेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको समझा दिया था किंगडम क्लासिफिकेशन के सारा बेसिक्स, और उसके अलावा जो है मैंने आपको बताया था कि किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे कैसे 5 हिस्सों में टूटा हुआ है। हमने उसके अंदर मोनेरा को डिस्कस करा, उसमें हमने आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को डिस्कस करा। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा को समझा, उसके अंदर प्रोटोजोआ क्या होता है, ये सब चीजें हमने समझी। और उसके अलावा हमने जो है समझा फंगस। फंगस में हमने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज चलती है, और फाइनली हमने फोर्थ किंगडम को शुरू करा जिसका नाम प्लांटे है। ठीक है, उस प्लांटे के बारे में मैंने आपको उसमें 2 चीजें पढ़ाई, एक थैलोफाइट, एक ब्रायोफाइट। ये 2 चीजें मैंने आपको ऊपर ऊपर से उस समय समझाई। और उसके बाद जब हम टेरिडोफाइट्स पढ़ने वाले थे, जो जो तीसरी चीज है, वो जब पढ़ने वाले थे, तब मैंने आपको कहा भी अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी, डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजेंगे, वहीं पे आपको आंसर दिया जाएगा। इस क्लास में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। जो पीडीएफ आपको दी जाएगी उसे आपको अपने नोट्स में छापना है। वो पीडीएफ आपको दी जाएगी कल शाम को। रुकिए, मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ।
ओके प्लीज। जी हाँ दीपक, हो सकता है आपको वो कहीं और भी शो हो रहा हो। एक ही केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा है फिलहाल। नहीं रितिका, देखिए कोर्स को खत्म करने की जल्दी आप लोग मत करा करें। मैं जानता हूँ आपने अपने दिमाग में डेडलाइन सेट कर रखी होती है, भाई इस समय तक ये पूरा कर देंगे, बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी क्वालिटी। तो कोर्स अभी चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा, हो सकता है जून के पहले हफ्ते तक जाए। ठीक है जी, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर मुझे निपटाना होता तो क्या ये डेटा मैं ऐड करता? ये तो आप में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करता है। मैंने पिछले कोर्स में कहीं ऐड नहीं करा। तो जो मैं एफर्ट दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो, इसलिए नहीं कि बस चलो निपटा देते हैं कोर्स को। ऐसा मैं कभी, आप नोटिस करो, मैं कोई क्रैश कोर्स लाता हूँ थ्योरी का, आपने पिछले इतने सालों में कभी सुना है कोई क्रैश कोर्स आया मेरा थ्योरी का? कभी आपने सुना है कि 30 घंटे की बायो में आपको 5 घंटे में रिवाइज करूंगा? मैं कभी नहीं लाता, मेरे से होगा ही नहीं वो। मैं नहीं दे सकता आपको वो धोखा कि आधे टॉपिक पढ़ा दिए आधे उड़ा दिए, मतलब मैं कर ही नहीं सकता उस बात को, मतलब होगा ही नहीं मुझसे वो चीज़। तो इसीलिए ये है कि ढंग से पढ़ेंगे, या तो नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे स्टैटिक जीके नहीं ला रहा तो नहीं ला रहा, करंट अफेयर्स नहीं ला रहा तो नहीं ला रहा, ऐसे ही है। जिस दिन पढ़ाएंगे ढंग से पढ़ाएंगे, वरना नहीं पढ़ाएंगे, अपना सीधा सा हिसाब है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। ये वो फाइल है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इसमें स्टार्टिंग वाला सारा डेटा एक्जैक्टली सेम है। आपको ये अपने नोट्स वगैरह में सब चीजें ऐड कर लेना। ठीक है, मोनेरा वाली बात मैंने आपको बताई थी, याद है ना? ये पूरा पोर्शन आरके वाला मैंने आपको सब डेटा बताया था, बट ये पोर्शन उसमें नहीं था सुबह वाली क्लास में। तो मैंने क्या करा है, बड़ा सिंपल सा काम करा है। अपना कोई पुराना कोर्स जिसमें मुझे याद था कि डेटा मैंने पढ़ाया है, मैंने उसे खोला, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड किया जैसे आप लोग करते हो, वहां से ये डेटा आपको यहाँ पर मैंने दे दिया। उससे ये है कि वो कलरफुल प्रेजेंटेबल भी थोड़ा सा हो गया और आपके लिए रिवीजन में भी आसानी हो गई। ये तीनों पॉइंट मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद यू बैक्टीरिया वाला डेटा आ गया, फिर अपना एनसीईआरटी वाला डेटा आ गया। क्या यहाँ तक सब सॉर्टेड है? मोनेरा वाली बात सॉर्टेड है। अब मैं प्रोटेस्टा की बात कर लेता हूँ। प्रोटेस्टा वाला डेटा आपके सामने है। उसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पर ये प्रोटोजोआ वाला, ये फॉल्स स्वीट वाला डेटा मुझे लग रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट फाइल में सीडोपोडिया तो लिखा था, बट वो नहीं लिखा था इसके आगे फॉल्स स्वीट। तो सिंपली इस एक छोटे से पॉइंट के चक्कर में मैं फिर से गया, मैंने पूरी फाइल डाउनलोड करी और वहां से इस डेटा को आपके लिए यहाँ पर चिपका दिया। ये सब डेटा ऑलरेडी आपके पास है। फिर फंगस की बात करें तो फंगस का डेटा भी सब सेम ही है, इसमें भी कुछ खास ऐसा नहीं है। ये फोटो मैंने ऐड करी है क्योंकि उसमें मशरूम ही गिल फंगस है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है। आपने मशरूम देखा है कभी? आज दोपहर में मैंने मशरूम खाया है, तो उसमें भी ऐसे गिल्स जैसे होते हैं, जैसे मछली के गिल्स होते हैं ना, सिर्फ बारीक बारीक, इतने मोटे मोटे नहीं होते, बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। तो ये गिल्स होते हैं, इसलिए मशरूम को गिल फंगस कहा जाता है। ठीक है जी, ये पॉइंट सुबह वाली फाइल में नहीं था, मैंने हाथ से लिखा था, तो आपके लिए यहाँ पर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों वो क्या करेगा ना, पूछेगा मशरूम को क्या कहते हैं। पीडीएफ में सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर है। ठीक है जी, सोनो क्लास के एंड में बात करेंगे बेटा। मशरूम को ही गिल फंगस कहा जाता है, उसी का गैरिकस भी दूसरा नाम है। ठीक है, ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम है, रट्टे मारने हैं। खमीर का ही दूसरा नाम ये है सैक्रोमाइसीस। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैक्रो जो है ये शक्कर जैसा नहीं लग रहा? फोकस करें क्लास में। इस कोर्स में दोबारा किंगडम नहीं पढ़ाया जाएगा, आप भी अपने जीवन में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो जब पढ़ रहे हैं एक बार तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ये शक्कर जैसा लग रहा है, यानी कुछ ना कुछ जो है ये रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन, ऐसा सब कुछ जुड़ा है ना, तो इससे आपको याद रहेगा। माइसीस जो है ये बेसिकली आप फंगस से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड जो होता है उसे राइजोपस के नाम से या म्यूसॉर म्यूकॉर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आई होप बिल्कुल ठीक है आपकी तबीयत। उसके बाद लाइकिन वाली बात मैंने आपको बता दी थी, बट जो मैंने आपके लिए उस क्लास में हाथ से लिखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि लाइकिन जो है ये एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। और एल्गी में जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो कि खाना बना सकती है, तो ये खाना जो है पेश करता है और फंगस घर पेश करता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनका जीवन सफल हो पाता है। इसकी जो लोकेशन है वो ट्रीज के जो ट्रंक्स वगैरह है या ऐसी चट्टाने जिसमें नमी आ गई है बारिश की वजह से, वहां पर हो सकती है। और एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने ऐड करा है जो मुझे एक बार पेपर में देखने को मिला था, कि जो एल्गल कंपोनेंट आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर अगर मैं आपके सामने एक लाइकिन बनाता हूँ तो एक्चुअली तो इस लाइकिन के अंदर कुछ पोर्शन एल्गी का और कुछ पोर्शन फंगस का होगा। भाई जैसे एक नवविवाहित जोड़ा होता है तो उसमें एक मियाँ होता है, एक बीवी होती है, एक पति होता है, एक पत्नी होती है। जैसे कि पेरेंट्स में एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, तो ऐसे ही लाइकिन के अंदर एक एल्गी वाला पार्ट होगा, एक फंगस वाला पार्ट होगा। तो जो एल्गी वाला पार्ट है उसे इस नाम से जाना जाता है, और जो फंगस वाला पार्ट है उसे इस नाम से जाना जाता है। आपको नोट ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ आपकी फाइल में एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में ऑलरेडी लगा दिया गया है। ऑल गुड, यहाँ तक आपकी तबीयत ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। और याद रखना, जहाँ पे माइकोलॉजी जैसा शब्द दिख जाए तो फंगस की स्टडी है, फाइकोलॉजी दिख जाए तो ये एल्गी की स्टडी है।
उसके बाद यूजेस ऑफ लाइकेन उस फाइल में नहीं था, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। जो पॉइंट मैंने आपको वहाँ बताए थे वो सारे पॉइंट इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस वाला पॉइंट है, उसे मैंने 2 स्टार लगा के यहाँ पर मार्क कर दिया है। एक SO2 की प्रेजेंस से एसोसिएटेड है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। जी हाँ बेटा, इतना याद करना है सरोज, 100%, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद किंगडम प्लांटे की बात करते हैं। किंगडम प्लांटे जो है ये चौथा किंगडम है हमारा। अगर आप देखिए पिछली 2 क्लासेस को छोड़कर यहाँ आए हैं तो आपको कुछ भी शायद समझ में ना आए। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने आज सुबह वाली यानी दोपहर वाली क्लास या फिर उससे पिछली क्लास नहीं देखी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू अटेंड दैट क्लास फर्स्ट। पहले आप उस क्लास को लगाइए, फिर यहाँ पे आइए। मुझे कोई लालच नहीं है कि लाइव में इतने बच्चे उतने बच्चे, अपना ऐसा कुछ नहीं चलता है। आप पहले उसे लगाइए, सीखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक है। यस साहिल, यू आर लेट। किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे के अंदर आपको जो है मैं कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा। सबसे पहली थैलोफाइट, याद है ना? थैलोफाइट का मतलब आपको बताया गया था थैले जैसा, यानी एक ऐसी चीज है जिसके हाथ पैर है ही नहीं, बेचारा एक थैले जैसा है। और इस शब्द का मतलब ही एक तरीके से एल्गा होता है, एल्गी से ही एसोसिएटेड, यानी थैलोफाइट्स में मेनली जो है एल्गी आ जाती है। अब इसके हाथ पैर नहीं होते, इसका मतलब ना इस पे स्टेम होंगे, ना इस पे लीफ होंगे, ना इस पे रूट होंगे। तो ये जो है जनरली ऐसे इलाकों में आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको पानी आराम से देखने को मिलता है, ठीक है। मेनली वाटर ग्रोइंग होगा, वाटर ग्रोइंग है या फिर एक्वाटिक है, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि प्लांट है, सिंपल सी बात है, प्लांट है तो अपना खाना खुद बना रहा है, प्लांट है तो इसके पास क्लोरोफिल है। और इसके बाद इसकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट है तो इस पे सेल वॉल है, वो बनी होती है सेल्यूलोज से। समझ पा रहे हैं? ये सारी प्लांट की ही तो प्रॉपर्टी है, तो अपने कोई अलग से कुछ भी याद नहीं करना, तीनों बातें प्लांट की हैं, बस यहाँ पे रिपीट करी गई है। उसके बाद ये पेज मैंने आपके लिए फिर से ऐड कर दिया, जस्ट इन केस कुछ बच गया हो तो। ये थैले जैसा वाला पॉइंट बच गया था, तो ये फाइल में, ये पेज मैंने फिर से ऐड कर दिया। इस पे ऐसा कुछ भी नया नहीं है, वैसे आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार अपने नोट्स में नहीं लिखना है। अब इसी का और डिस्कशन एल्गी का। कोई आपसे पूछता है एल्गी किस में आती है, तो आप आंसर देंगे थैलोफाइट के अंदर आती है। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्गी 3 प्रकार की होती है, एक ग्रीन, एक ब्राउन, एक रेड। ग्रीन को क्लोरोफाइसी, ब्राउन को फियोफाइसी और रेड को रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके सामने जो है ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है और ये रेड एल्गी है। ठीक है जी। ये क्लोरो, फियो और रोडो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये टेबल में भी मैंने आपको कहा था कि जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, बट मेरे लिए जो काम की बात है वो है ये 3 बातें अगर आपने याद कर ली तो मेरी तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसके अलावा भी आपका पढ़ने का मन हो तो प्लीज पढ़िएगा, कोई रोक टोक नहीं है। एसएससी का मन हुआ तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट पे। उस समय ओरली बताया था, इस समय लिखकर दिखा रहा हूँ। ब्रायोफाइट जो है दोस्तों, ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बेटा ये ना लाइन यूजलेस है, आपको पता है ब्रायोफाइट जो है वो प्लांट में आते हैं, तो ये लाइन सेटिस्फाई हो गई। क्योंकि वो प्लांट है तो ये भी बात सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि वो प्लांट है तो मल्टी सेल्यूलर है, ये बात भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये बस लिखा इसलिए जाता है जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस 0 होता है, कुछ भी नहीं होता है। गुड इवनिंग। ये पाए जाते हैं शेडी डैम्प प्लेसेस में। शेडी का मतलब जहाँ पे छांव होती है, डैम्प मतलब जहाँ पे नमी होती है, और प्लेसेस मतलब स्थान, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर जनरली छाएं होती है और वहाँ पर थोड़ा मिट्टी जो है वो गीली होती है। मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है, यानी मिट्टी पर भी पाया जाता है और पानी के अंदर भी पाया जा सकता है। ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया या फिर और जीव हो गए जो कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं, पानी के ऊपर भी रह सकते हैं। जैसे कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ पानी के अंदर भी बैठा रहता है बहुत बहुत समय, पानी के ऊपर भी रह सकता है। तो ये सब जो होते हैं एम्फीबियंस कहलाते हैं। देखो एम्फीबियन जो शब्द बना है ना, एम्फी का मतलब होता है टू या बोथ या टू, दो, जैसे भी समझो। बियंस जो शब्द है वो बायो से बना है, बायो का मतलब लाइफ, यानी ऐसा प्राणी जिसके पास 2 जिंदगी है, यानी जो 2 तरीके से जीवन व्यतीत कर सकता है, पहला पानी के अंदर और दूसरा जमीन के अंदर। जी हाँ, फ्रॉग हो गया, टॉर्टोइस हो गया, टर्टल हो गया, सब एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। ठीक है, बात को समझ पा रहे? कह सकते हैं सैंक्रोइड एनिमल के एम्फीबियंस कहना बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग एक जीव हो गया और ब्रायोफाइट एक पूरी कैटेगरी हो गई। बाकी जो आप रेफर करना चाह रहे हैं वो सही है। इसके बाद इसके पास भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास रूट स्टेम लीफ हो सकते हैं, बट जनरली दे लैक रूट स्टेम एंड लीव्स। नाउ एग्जांपल्स, रट्टा मार लेना। देखिए हमारे पास एक बड़े फेमस पर्सनालिटी है और वो सच में फेमस है और मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो इतने जो है मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड है। वो है आपने गाना सुना होगा रिंकिया के पापा। वो क्रिकेटर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं और वो अच्छे खासे कमेंटेटर भी हैं और सिंगर भी हैं, ठीक है। और मैं मनोज जी की बात कर रहा हूँ। और अब आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगा कि जो रिकिया है ये एम्फीबियन के अंदर आता है,
ठीक है, मनोज तिवारी जी की बात हो रही है, बिल्कुल सही। वो क्या है जो क्रिकेटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। उन्होंने गाना गाया था रिंकिया के पापा करके, ठीक है, और भी कई सारे गाने गाए थे, बट यहाँ पर मैं उस गाने का इस्तेमाल करूंगा। अब आपको जब भी रिकिया देखने को मिलेगा तो आपको रिंकिया के पापा याद आएगा। अब रिंकिया के पापा से आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना देंगे, ठीक है जी। रिकिया, मर्चेंटिया और फनेरिया बारबुला, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। हाँ हाँ, ही वाले, बिल्कुल। चले जी आगे। देखिए, मेरा मानना ये है, जो इंसान को खुश कर सके ना, उसके पास एक बहुत बड़ा गुण है, माने ना माने आप। जो एक इंसान को खुश कर सके, शांत फील करा सके और है ना, थोड़ा ज़िंदगी से, जो ज़िंदगी के स्ट्रेस उससे दूर कर सके, उसके पास एक अच्छा गुण है। देखिए, पॉलिटिक्स एक अपने आप में एक बिज़नेस है। बिज़नेस का मतलब यहाँ पर एक जॉब जैसा है, बिकॉज़ पॉलिटिशियंस को एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज़ ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके की जॉब है, एक काम है। तो वो जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा है लोगों के। अदरवाइज़ जो है और भी चीज़ें चलती हैं जीवन में, जैसे आज ही आप देखेंगे एज़ पर द रिपोर्ट्स जो राघव चड्ढा जी हैं, उनकी एनिवर्सरी, उनका शायद वो रिंग सेरेमनी वगैरह है। सो पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? परिणीति चोपड़ा जी के साथ, और राघव चड्ढा जी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब अगर आप कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप समझेंगे कि वो मतलब अच्छे खासे जो है एक बड़ी पर्सनैलिटी है। एग्जाम्पल्स के रूप में आपको याद रहेगा, ये मैं हमेशा एग्जाम्पल बताता हूँ रिंकिया के पापा वाला, क्योंकि इससे पेपर तक आपके दिमाग में जो है चीज़ें चली जाती है, ठीक है? ये रिकिया, मलचंटिया, फनेरिया, बारबुला और ये जो एंथोसेरोस, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिकॉज पेपर आपसे सीधा कहता है रिकिया, मर्चेंटिया, फनेरिया ये कौन सी चीज़ से जुड़े हुए हैं। चलें जी आगे। अब आ जाते हैं जी टेरिडोफाइट्स की तरफ। देखो, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ये होते हैं फर्न प्लांट्स। फोकस। फर्न प्लांट्स। व्हाट इज दिस फर्न प्लांट्स? एनीवन? क्या होते हैं फर्न प्लांट्स? कोई देसी भाषा में बताना चाहेगा फर्न क्या होता है? FERN। नो फ्लावर। चलो, आंखें तो आपकी ठीक हैं। अच्छा, ऐसे पर्सनली नहीं लेना, मैं ऐसे बस मजे लेता रहता हूँ आप लोगों से। नो सीड्स, आपकी भी आंखें ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी कुछ ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जिसपे सिर्फ पत्ते ही होते हैं? बहुत सारे ऐसे जो है पौधे होंगे आपके आसपास, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में या फिर किसी पार्क में, जिन पे फूल ही नहीं होते। वो जो है सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं उस पे, मतलब 100% उस पे पत्ते ही होंगे, वो होते हैं फर्न प्लांट्स। वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। जनरली क्या होता है, फ्लावर वगैरह से रिप्रोडक्शन होता है, बट इनके केस में क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपना टॉपिक थोड़ा सा अलग है। यानी इन शॉर्ट, टेरिडोफाइट्स के पास क्या फूल है? नहीं है। तो क्या ये सीड प्रोड्यूस करेंगे? नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे जी? स्पोर्स की मदद से करेंगे। ये शब्द थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन हाँ, क्योंकि ये ठीक ठाक दिखने वाले पेड़ पौधे हैं, तो क्या इनके पास जड़ें होंगी? सोच के देखो। क्या पत्ते हैं? अरे पत्ते ही पत्ते हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है जी। स्पोर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल जो पेड़ हैं वो रिप्रोडक्शन में करते हैं, और फंगस भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट्स भी इसका इस्तेमाल, मॉसेस वगैरह जो है सब इससे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कौशिक, ये थोड़ा सा हमारे कोर्स से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। हाउ का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसके लिए यू विल हैव टू स्टडी सेपरेटली, ठीक है। विदाउट रूट तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट कुछ करते हैं ना, जैसे थैलोफाइट वगैरह है। जी हाँ कौशिक, सीड भी तो छोटा सा होता है, हो सकता है उससे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। पेपर आपको क्या करेगा ना, थोड़ा सा फोकस करो क्लास में, पेपर आपसे कहेगा जी बताओ इस पे जाइलम फ्लोएम होते हैं नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स, और बना देगा आपके लिए जाइलम फ्लोएम नहीं होते, रूट होते हैं, ऐसे करके बना देगा। तो आपको बताना होगा कि ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद फ्लावर इस पे नहीं होते और ये सीड भी प्रोड्यूस नहीं करता। अब आपको ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखने हैं, लाइकोपोडियम हो गया, या ये थोड़े बहुत नाम हो गए ना, अब ये बेटा घर पे ही बैठ के रट्टे थोड़े से मारने पड़ेंगे आपको। पाइन ध्यान रखना, पाइन जो है ये लाइकोपोडियम का ही दूसरा नाम है। ये सब फर्न प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। पेपर ने कम से कम 4 से 5 बार पूछा है, डैश आर नोन एज फर्न प्लांट्स। ऑप्शन में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ऐसे लिख के देता है, तो टेरिडोफाइट्स उसका सही आंसर हो जाएगा। चलें जी आगे। क्या बातों को मेरी समझ पा रहे हैं? मैं जानता हूं कि आपको 100% समझ में नहीं आ रहा, मैं जानता हूं 90 ही आ रहा है, बट अपने को 90 ही चाहिए। अगर 100 समझना होगा तो उसके लिए फिर अपने को इसे 5, 7, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो वर्थ नहीं है, ठीक है जी।
डाउट्स बेटा प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन अपने एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, आप एक बार खुद पढ़िएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे भेजना उस डेटा को, या फिर अदरवाइज आप लिख देना किसी क्लास में, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स इसे बोलते हैं, वैसे इसके आगे पी भी लगा होता है, आप बोलना चाहें तो पी की आवाज भी निकाल सकते हैं, किसी को नहीं पता लगेगा। क्या इस पेज को आप समझ पाए? आगे चलते हैं जी। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 5 मिनट के लिए आपको कम समझ में आएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा, तो पहले 5 मिनट बर्दाश्त करिएगा। आपने नोटिस करा होगा जो हमारे टेरिडोफाइट थे उसपे सीड नहीं थे बेचारे पे, बीज नहीं है इस पे, लेकिन इस पे सीड है, लेकिन ये नेकेड है। इसका मतलब ये कवर्ड नहीं है। जनरली आप कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके सेंटर में सीड होता है, यानी अंदर सीड होता है ना, और बाहर की तरफ फ्लैश होता है जिसे हम फ्रूट कहते हैं, और काट के उसे खाते हैं। लेकिन इसके जो सीड होते हैं उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं चढ़ी होती, तो हम कहते हैं नेकेड सीड्स। क्या बात को समझ पाए? आम जैसे आम वगैरह है, मैं यहाँ जनरलाइज नहीं करना चाहता एक्चुअली, कुछ नाम ले लूंगा तो फिर फंस जाएंगे हम लोग, तो भी वो नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो एक्चुअली फॉल्स फ्रूट वगैरह की तरफ हम चले जाएंगे, वहां नहीं जाना चाह रहा, अभी धीरे धीरे समझ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनमें सीड्स होते हैं, यस। क्या सीड्स के ऊपर कवरिंग होती है? नो। क्या इन्हें नेकेड सीड्स कहते हैं? जी हाँ। क्या ये एवर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी सदाबहार पौधे होते हैं, यानी जो 12 महीने आराम से उगे रहते हैं, जिन पे पत्ते रहते हैं? जी हाँ। तो एक बात बताओ, एवर ग्रीन प्लांट्स का मतलब उस पे पत्ते रहेंगे, तो इनके पत्ते जो हैं क्या ये अमर पत्ते हैं? फिर क्यों इन्हें एवरग्रीन कहते हैं हम? बताओ, 12 महीने इस पे पत्ते रहते तो फिर एक्चुअली क्या है, जो डेसिडियस होते हैं उसके सारे पत्ते एक साथ झड़ते हैं। इसके पत्ते कुछ वैसे जैसे हमारे शरीर के सेल्स हैं, नए नए बनते रहेंगे, पुराने पुराने हटते रहेंगे। समझ गए क्या फर्क है? इसलिए इसे एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। आप लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, शाबाश। ठीक है, ये सब नाम आपको रट्टे मारने होंगे। वो ग्राउंड पाइन था, ये सिर्फ पाइन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देवदार वगैरह के आपने पेड़ सुने होंगे, अगर आप कुछ लकड़ी से एसोसिएटेड, कभी आपने कुछ फर्नीचर एसोसिएटेड या ऐसा कुछ भी काम करा है या सुना है, तो हो सकता है आपने ये सब नाम सुने। उसके बाद आते हैं जी एंजियोस्पर्म्स की तरफ। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड होगा? जी हाँ। क्या फ्रूट होगा? जी हाँ। क्या फ्लावर होंगे? जी हाँ। तो क्या फ्लावरिंग प्लांट हो गया? जी हाँ। यानी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये एक तरीके के पूरे प्रॉपरली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, और इनके ऊपर फूल आते हैं। क्या फूल वाले पौधे आप समझ पाते हैं जिन पे फूल है वो एंजियोस्पर्म है? बिल्कुल आप समझ पाते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और चटपटी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक चीज होती है मोनोकॉट, एक चीज होती है डाइकॉट। एक चीज होती है मोनोकॉट, एक चीज होती है डाइकॉट। इनमें फर्क क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, है ना। मोनोकॉटी मोनोकॉटी से बना है आपका मोनोकॉट। लेडोने भी है इसके आगे, अपना मोनोकॉट से काम बन जाएगा। जनरली जो मोनोकॉट्स होते हैं इनकी जड़ें फाइब्रस होती है। फाइब्रस जड़ें आपको मैं बताता हूँ। आपने कभी नोटिस करा है कि कुछ रेशेदार जड़ें होती हैं, ऐसी पतली पतली फैली हुई, बहुत ज्यादा फैली हुई। रिलेट करना है तो घास वगैरह से रिलेट कर सकते हैं, और वैसे भी आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं इसे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी अभी मैं आपको आगे चल के दे दूंगा। जैसे अनियन हो गया, बनाना हो गया, बैम्बू हो गया, ये सब जो है इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें जो है बड़ी ही मजबूत होती हैं, मोटी मोटी जड़ें होती हैं। आप नोटिस करोगे, कभी सड़क पे जाओगे तो आपको साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। उनकी जड़ें ऐसी फाइब्रस नहीं है, उनकी जड़ें तो बहुत ही गहरी, बहुत ही मोटी जड़ें हैं। जैसे कि मैंने एक फोटो भी आपके लिए फटाफट से बना दी थी। जनरली इनकी जो स्टेम होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, और इनकी स्टेम जो है वो हॉलो भी हो सकती है, डिस्क शेप हो सकती है, या फिर फॉल्स स्टेम हो सकती है। मैं जानता हूँ थोड़ा कम समझ आ रहा है, फिर भी हौसला रखिए, समय के साथ चीजें समझ आती जाएंगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके इसके जो लीव्स हैं वो डायरेक्टली जमीन से जुड़े होते हैं। देखिए ना आपने कुछ छोटे छोटे पौधे जो सीधा जमीन से ही निकल रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे बनियन ट्री वगैरह बड़े वाले हो गए, जो पहले एक मोटा तना होगा, उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर पेड़ देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है आपको कुछ? सर मजा नहीं आ रहा, समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ एग्जांपल दोगे तो जाके हमारे दिमाग में कुछ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ, चिंता मत करो। मोनोकॉट, डाइकॉट। अब पता है मैंने क्यों फाइल अभी तक अपलोड नहीं करी? मैं चाहता तो क्लास से पहले कर देता, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि और स्कोप है इसमें चेंजेस का। जैसे मैंने मोनोकॉट डाइकॉट देखा तो मैंने नोटिस करा कि अरे इसमें तो वो डेटा नहीं है हमारा जो एग्जाम्पल्स वाले हैं, तो इसी वजह से मैं और ज्यादा जो है खुद ही जो है इसे वेरीफाई कर रहा हूँ, एंड ये सब डेटा भी ऐड करके फिर एक फाइनल फाइल अपलोड करूंगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आप इमेजिन करना, अपने आप ही आपके दिमाग में जो है कनेक्शन बनते जाएंगे। क्या आपने कभी राइस
मेज, वीट वगैरह को देखा, ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जमीन में से डायरेक्ट निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ऊपर कोई पेड़ जा रहा है उसके बाद वो फैल रहा है, ऐसा लगता है जमीन का ही हिस्सा है। अनियन, बनाना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियसली ऐसी भी चीजें आ जाएंगी जो आप हो सकता है इमेजिन ना कर पाए, बट फैक्चुअली इसी के अंदर आता है। शुगर केन आप इमेजिन कर सकते हैं। कोकोनट, कोकोनट आप शायद इमेजिन ना कर पाए, बट कोकोनट के साथ भी क्या है ना, जब कोकोनट का पेड़ पेड़ बड़ा बड़ा होता है, तो अगर आपने कोकोनट का पेड़ कभी असली में देखा तो आपको पता होगा कि उसके बहुत बड़े पत्ते होते हैं, और बहुत बड़े पत्ते एक्चुअली वो जमीन के लेवल से होता है, तो ऑलमोस्ट जमीन के लेवल से ही पत्ते उगते हैं। फिर जब वो ऊपर जाता रहता है तो उसके बाद पत्ते भी फिर सीधा ऊपर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। बैम्बू वगैरह को भी आप इसमें ले सकते हैं। बैम्बू वैसे तो एक ग्रास है, बड़ी अजीबोगरीब बात है ये भी। ठीक है जी, अब इधर थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बनियन ट्री, आपको इमेजिन करना है एकदम तगड़े पेड़। पोटैटो, पी, सनफ्लावर, थोड़े बहुत आप हो सकते हैं इमेजिन ना कर पाए, बट फैक्चुअली पता होना जरूरी है। एप्पल, नीम, और क्या आ सकता है, बनियन हो गया, बस इतने काफी है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अमरूद वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। पी तो मटर है। मेज कोई बता सकता है क्या है? मेज, सोचो सोचो, इसका एक और नाम होता है, बड़े महंगे बिकते हैं मॉल में। मक्का, जी हाँ, पॉपकॉर्न इससे ही बनते हैं, कॉर्न से। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मैं जानता हूँ कि आपको ये सब पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, डेटा है, याद करना पड़ेगा ना। फैक्ट्स हैं, कुछ याद कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ आप इमेजिन ना कर पाएं, जैसे पोटैटो भाई को आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कोकोनट भाई को आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, शायद आप बनाना को भी ना कर पाएं, लेकिन थोड़ा सा रट्टे मारने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा फोकस करना। अब मैं 5 मिनट आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन खाली करना, ठीक है। 5 मिनट जो है आप कमेंट सेक्शन खाली कर देना, मैं आपको पूरा प्लांट किंगडम याद करा देता हूँ अभी के अभी इसी वक्त, ठीक है जी। देखो, बात को ध्यान से समझना, इस पेज को ध्यान से देखो। ये काम करते हैं, मैं ही इसे बना देता हूँ अपने प्यारे प्यारे हाथों से। अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो मैं प्लांट से कुछ सवाल पूछूंगा और फिर प्लांट मुझे जवाब देगा। फिर जो है मैं इन्हें अलग अलग जगह पे लिखता जाऊंगा। मैंने प्लांट से पूछा कि हे प्लांट, तुम कौन हो जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ नहीं है? तो इसने कहा, हे मनुष्य, मैं हूं थैलोफाइट, ठीक है। उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ जिस पे था, यानी जिस पे बॉडी का स्ट्रक्चर था, उस कैटेगरी में बाकी चारों के चारों, बाकी सारे के सारे आ गए, अपने को नहीं पता कितने आए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इनसे अगला सवाल पूछा, ये तो बेचारा सेटल हो गया जीवन में आराम से। अब मैंने सवाल पूछा, हे प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ वाले प्लांट, तुम में से कौन कौन ऐसा है जिसके पास वास्कुलर टिश्यू नहीं है? अब मैं यहाँ पे पीछे जाना चाहूंगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, जनरली लैक रूट, स्टेम एंड लीफ, बट एक्चुअली क्या होता है, रूट, स्टेम, लीफ होने के बाद भी इन पे, बट सम हैव रूट, स्टेम, लीफ, बट लैक जाइलम फ्लोएम। थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में मेरी प्यारी प्यारी बातें जा रही हैं। यानी अल्टीमेटली दिस इज द मेन थिंग, जाइलम फ्लोएम होना ना होना, और यही होता है वास्कुलर बंडल। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर पूछा, हे प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ है, क्या तुम्हारे पास वास्कुलर बंडल है या नहीं है? तो वास्कुलर बंडल जिस पे एब्सेंट था वो निकला ब्रायोफाइट। यानी कुछ ब्रायोफाइट जो है वो थैलोफाइट की कैटेगरी के अंदर भी आ सकते हैं, इनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जो उस कैटेगरी के अंदर भी क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद ये भी साइड हो गया। अब मैंने पूछा, हे प्लांट, तुम्हारे पास रूट, स्टेम, लीफ भी है और तुम्हारे पास वास्कुलर बंडल भी है, क्या तुम सीड्स बना सकते हो? क्या तुम सीड्स बना सकते हो? शुभराज, ब्रायोफाइट पे जाइलम फ्लोएम नहीं होते। तो कुछ ने कहा हाँ, कुछ ने कहा ना। सीड्स नो, और इन्होंने कहा सीड्स यस। जिन्होंने मना करा उनका नाम निकला टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स भी सेटल हो गया अपने जीवन में। समझ पा रहे हैं मेरी प्यारी बातें? उसके बाद यहाँ पर कुछ खिलाड़ी बच गए। मैंने इनसे पूछा, भाई हे प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ है, वास्कुलर बंडल भी है और सीड भी है, क्या तुम्हारे सीड्स जो है वो नेकेड सीड्स हैं या फिर नहीं?
देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा मजाक वाले फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअली दिस इज द वे इट शुड बी टॉट। ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे मल्टीपल टाइम्स में 10-10 बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में डेटा जाएगा। अदरवाइज ये ऑलरेडी मेरे पास पूरा रेडी रखा है सामान, ऐसा नहीं है कि मैं सीधा स्लाइड नहीं दिखा सकता, बट दिस इज द वे इट शुड बी टॉट। हे प्लांट, रूट स्टेम लीफ और वास्कुलर बंडल और सीड वाले प्लांट, क्या तुम्हारे सीड जो है नेकेड है, नेकेड सीड्स? अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम है आज से जिम्नोस्पर्म। और अगर ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास सीड है और तुम्हारे ऊपर फ्लावर भी आते हैं, तो तुम्हारा नाम है एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, यानी जिम्नोस्पर्म भी सेटल हो गया। अब एंजियोस्पर्म वाले से मैंने पूछा कि भाई तुम पे एक कोट है, दो कोट है, यानी तुम मोनो हो या तुम डाई हो। तो जो मोनो थे उन्होंने अपना नाम यहाँ पर मुझे लिखवा दिया, जो डाई थे उन्होंने अपना नाम मुझे लिखवा दिया यहाँ पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे प्लांट्स जो अपने सीड नहीं बनाते, जो अपने सीड नहीं बनाते, उन्हें क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। तो ध्यान से सुनना, जो अपने सीड्स नहीं बनाते उन्हें क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। तो क्या ये क्रिप्टोगैमस है आपके हिसाब से, यस और नो? जो अपने सीड्स नहीं बनाते, क्या ये भी क्रिप्टोगैमस है? और क्या ये भी क्रिप्टोगैमस है? जी हाँ जी, बिल्कुल है। यानी ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों, ये क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन सीड्स। और जो सीड्स बना सकते हैं उन्हें फेनरोगैमस कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ इसी बात पे प्यार से कि भाई ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उसके अंदर के मोनो और डाइकोट, ये फेनरोगैमस है, ये फेनरोगैमस है, और ये जो है अपने क्रिप्टोगैमस है। अब मेरे कहने से फुर्सत से इस पेज को आप आराम से पढ़ो, जब आपको पूरी बात समझ में आ जाए तो आप डी या डन लिख दो। आपको मैं पूरा आधा से 1 मिनट दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है श्याम, देखो श्याम, प्लांट्स को चीजें पेड़ के अंदर घुमाने के लिए जाइलम और फ्लोएम चाहिए होते हैं, हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि ये पौधे इतने छोटे हैं कि इन्हें ऐसा कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना होता, वहां बनेगा यहाँ आएगा, ऐसा इनका नहीं होता, बहुत सिंपल पौधे हैं। इसीलिए इन्हें जाइलम और फ्लोएम की नीड नहीं पड़ती, इसलिए इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते, उन्हीं को एक साथ वास्कुलर बंडल कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती हैं, चीज़ों को इधर से उधर लेके जाती हैं, ऐसे ही प्लांट के शरीर में जो पाइप होते हैं जो चीज़ों को इधर से उधर ले जाते हैं, उन्हें वास्कुलर बंडल कहा जाता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब आप इस पेज को भी एक बार देख लो। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में बिल्कुल कह सकते हैं अभिषेक, 100%। पेपर सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिप्टोगैमस। आपको जो है एक थैलोफाइट दे देगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और ऐसा कुछ बना देगा। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। ऐसा शुभराज अलग से कोई नाम नहीं है, वो ब्रायोफाइट भी हो सकते हैं शुभराज, टेरिडोफाइट्स भी, जिम्नोस्पर्म भी, एंजियोस्पर्म भी। यानी कहानी शुभराज ऐसी है कि जैसे इन पे नहीं है तो बाकी सब पे है। समझ पा रहे जो पॉइंट है? ऐसी जैसे इस पे नहीं है तो इसका मतलब इन सब पे है, ये लॉजिक है कुछ। बिल्कुल करेंगे एक्सप्लेन प्रगति, मुझे पता है आप लोग किस तरीके कैसे कैसे क्या समझते हैं, प्रूफ के साथ बताता हूँ, अगली ही स्लाइड देखो आप। तो चिंता ना करें, सब समझाया जाएगा आराम आराम से, बिल्कुल बेफिक्र रहें। पहले एक बच्चे को थैलोफाइट वाली स्लाइड देखनी थी, वो एक बार आप देख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी ये स्लाइड आपको फाइल में मिल जाएगी, तो आप आराम से तब डिटेल में नोट करते रहो। चलो एक बार इसे रीड करो। वो पौधे, वो प्लांट्स जो सीड नहीं बनाते, वो क्रिप्टोगैमस है। नो, थैलोफाइट में वास्कुलर बंडल नहीं होते। जिनमें सीड है उन्हें क्या कहेंगे? फेनरोगैमस। देखो विकास, नीचे लिखा है जो सीड बना सकते हैं वो फेनरोगैमस है। क्या सारे फेनरोगैमस फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यस और नो? अभी कर देता हूं। शाबाश राजीव, सिर्फ राजीव का आंसर सही है और विवेक का आंसर सही है। जिम्नोस्पर्म वो फेनरोगैमस हैं जो फ्लावरिंग नहीं है। आपने एक स्टेप मिस कर दिया, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए।
भाई जिम्नोस्पर्म फेनरोगैमस हैं, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म है। ऑब्जर्व कीजिए, कोई बात नहीं विकास, आप समझ पाए जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। यानी फेनरोगैमस होना और फ्लावरिंग होना दोनों पूरे तरीके अलग अलग बातें हैं। जो जिम्नोस्पर्म है ये भले ही सीड बनाते हैं बट इस पे फ्लावर नहीं आते। ठीक है, ये थैलोफाइट्स लिखा है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और उसमें मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। एक्चुअली ना ये मुझे लिखने की नीड नहीं थी, ये एंजियोस्पर्म का हिस्सा है, बट पेपर में जब सीधा लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपने से लिख दिया। मैंने कहा पेपर में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको। See, Arca, to make food, it does not need this vascular bundle. Vascular bundle, that is xylem and phloem, is needed to transfer food. To make food, it needs cells containing chlorophyll. या आप ऐसा कहें क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। उसके पास सेल है जिसपे क्लोरोफिल है, उस पर धूप गिरेगी जाके, वो वहां पर अपना CO2 और धूप का इस्तेमाल करके खाना बना लेगा। ठीक है, वो ट्रांसफर उसे नहीं करना बिकॉज इट इज टू स्मॉल टू हैव द नीड टू ट्रांसफर। बहुत ही छोटा है तो उसे ऐसे ट्रांसफर की कोई खास नीड नहीं पड़ती है। चलें आगे। आपको कहीं पर और डाउट होना तो आप आराम से इंटरनेट पे इसकी फोटोज वगैरह देख सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी काम नहीं करा है, उससे क्या होता है पर्पस बीट हो जाता है क्लासेस का। तो वो बहुत ओवर फैंसी काम नहीं करा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फोटोज भी नहीं भरी है, चीज़ों को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए तो मैं आगे चलूँगा। अब मैं प्लांट किंगडम आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। इज द पॉइंट क्लियर? एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि वैसे तो ये मैं आपको आगे चल के कहीं डिस्कस कर लूंगा, अभी के लिए मैं आपको ये फाइल में ऐड करके दे देता हूँ। लाइकेन मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दोनों बायोन्ट बता चुका हूँ। इसका डिस्कशन आराम से बाद में कर लेंगे। मैं इसे काम करूंगा, आपको फाइल में दे दूंगा और आने वाली जो अगली क्लास होगी उसमें इन 2-3 स्लाइड्स को डिस्कस कर लूंगा। आप इसे रीड करके रखिएगा, चाहे तो नोट्स मत बनाइएगा, चाहे तो बना लीजिएगा, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ये मैंने 3-4 स्लाइड्स ऐड कर दी अपनी तरफ से, मेरा मन था आपको डेटा एक बार दिखाने का। इसमें बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जो वायरस वगैरह है वो किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता, क्योंकि ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी एनिमल किंगडम में। जैसा मैं बहुत बार कहता हूँ, एवरीवन इज अ ठग टिल द रियल ठग अराइव्स। यानी एवरी किंगडम इज डिफिकल्ट टिल द रियल डिफिकल्ट किंगडम अराइव्स। ग्रामर सही नहीं बैठी बट मैसेज आप तक पहुंच गया, कन्वर्सेशन हो गई वो मेन। यानी अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो एक तरफ और एनिमल किंगडम एक तरफ। ये मैं आपको ना बिना बात ही डरा रहा हूँ, एक्चुअली इतना है नहीं, चीज़ें बड़ी सिंपल है। मैं आपको जान के परेशान कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तो हम लोग हैं, इसमें तो मछलियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं, मतलब पूरा नेशनल ज्योग्राफिक है इसके अंदर। तो चीज़ें काफ़ी आसान होंगी, बट कंडीशन क्या है ना कि चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, अगर आप सीधा रट्टा मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हर बार तो मैं क्या करता हूँ जब इसे शुरू करता हूँ तो सीधा ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर देता हूँ, बट इस बार मैं आपको पहले 10-15 मिनट लेके कुछ चीज़ें समझाऊंगा जिन शब्दों का इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहली बात, पूरे एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होगी। कुछ भी कर लो, क्योंकि एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होगी, और ये हेटेरोट्रॉफिक वाले प्राणी होंगे मेनली। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने कभी स्टारफिश देखी है? स्टारफिश कुछ इस तरीके की होती है, सिंपल बनाते हैं ना, इस तरीके की कुछ होती है स्टारफिश, है ना। आपने कभी इंसान देखा है? इंसान भी देखा होगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि ये जो है अलोंग द रेडियस जा रही है, यानी एक सर्कुलर चीज है। यानी आप इसे इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी काटो, वैसे काटना मत, गंदी बात होती है, फिर भी मान लेते हैं आपने इसे काटा तो ये सिमेट्रिक होगी। लेकिन इंसान जो है ना वो सिमेट्रिक नहीं है। इंसान सिर्फ यहाँ से सिमेट्रिक है, यानी अगर आप कोई बिल्कुल बीच में से काट दे, मूवीज में नहीं दिखाते फैंसी फैंसी, बिल्कुल ही बीच में से कोई कट गया तो इधर वाला पोर्शन उधर वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। बट क्या हम एक्चुअली पूरे तरीके सिमेट्रिक है? बताइए। आंसर इज अ नो। एग्जाम्पल के तौर पे हम पे एक ही पेट है, अगर वो पेट बीच में से कटेगा, आप सोच के देखो कोई ऐसी चीज है जो बीच में से कट जाती है, तो क्या ये सिमेट्रिक बनेगा? कभी भी नहीं। हम पे एक ही पैनक्रियास है, एक ही लीवर है, तो हम लार्जली सिमेट्रिक है। हमारे पास 2 आंखें हैं, एक नाक, लेकिन वो भी दोनों तरफ सेम है, बट 100% सिमेट्रिक नहीं है। 100% नहीं है। जैसे हमारा दिल है वो बिल्कुल बीच में नहीं है। तो हमारी बॉडी को जो है, क्योंकि हम एक लाइन के हिसाब से टूट रहे हैं, हम बोलते हैं जी बायलेटरली सिमेट्रिक है, और इसे बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिक। थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ी आपको बात और समझाता हूँ। देखो आप इसे देखो ध्यान से, क्या ये बायलेटरली सिमेट्रिक है? क्यों बायलेटरल सिमेट्रिक है? क्योंकि अगर आप इसे यहां से तोड़ोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा।
यहाँ से तोड़ोगे या यहाँ से तोड़ोगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जहाँ से ये सिमेट्रिक है। बट अगर मैं आपके सामने कोई स्क्विड बना दूं, स्क्विड आप शायद समझते होंगे, स्क्विड कुछ ऐसी सी दिखती है, ऑक्टोपस टाइप कुछ भी इमेजिन कर लो, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ना 2D में बनाई हुई है। ये 2D में है, ये एक्चुअली प्लेन है, ये 3D प्लेन्स है। थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये 3D में है सब चीज़ें, जैसे अपनी 3 एक्सिस होती है, कुछ वैसी एक्सिस है। ये वाली एक एक्सिस है, ये वाली एक ये। तो आप नोटिस करोगे तो ये रेडियली सिमेट्रिक हो गई। अरे ऑक्टोपस इमेजिन कर लो इसकी जगह, स्टारफिश इमेजिन कर लो, यानी अगर आप उसे ऊपर से काट रहे हो, ऑक्टोपस भाई को बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, कटने वाला है, खुश क्यों? ठीक है, कुछ इस तरीके इसके हाथ होते हैं ना, एक हाथ दिख नहीं रहा है। अगर आप इसे बीच में से काटते हो, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा समझ पा रहे हो ना, ऊपर से आप इसे काट रहे हो, तो क्या ये जो है सिमेट्रिक होगा? समझ गए ना, ऊपर का मतलब क्या है, जहां पर ये देख रहा है, यानी ऊपर से इसे काट रहे हो, तो ऐसे 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 कैसे भी इसे काटोगे, ये रेडियली सिमेट्रिक होगा। ऐसी स्टारफिश वगैरह आप इमेजिन कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ और शब्द मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप रेडियली सिमेट्रिक और बायलेटरल सिमेट्रिक आई होप समझ गए होंगे। ह्यूमंस इस कैटेगरी के अंदर आएंगे और फिश वगैरह भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगी, बट स्टार फिश है, ये सब जो जीव जंतु है, ये सब इधर आएंगे। कौन कहाँ आएगा वैसे मैं आपको लिखवाऊंगा। अब ये क्या है जी, आपने कई जगह देखा होगा कि हमारे स्किन में तो 3 लेयर होती है, और इसके अलावा 3 लेयर वाले प्राणियों को क्या कहते हैं, 2 लेयर वालों को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो हमारी स्किन होती है ना, उसमें 3 लेयर होती है, और जो कुछ ऐसे जीव है जिनमें 2 लेयर होती है। तो जिनमें 2 होती है उन्हें डिप्लो बोलते हैं, डाई लग जाता है। जिनमें 3 होती है उनमें ट्राई लग जाता है, यानी ट्रिप्लो ब्लास्टिक। समझ पा रहे हैं ना? ये डायग्राम अपने लिए काम के नहीं है, अपनी दिवाली अभी नहीं आ रही है तो रंगोली नहीं बनानी है। अपने को बस ये देखना है कि वहाँ पे 3 लेयर आपको देखने को मिल रही है, किसी में 2 लेयर देखने को मिल रही है। अपने को ये सब पेपर में नहीं बनाना है। आगे चलते हैं जी। ये क्या है? ये शब्द थोड़ा सा मैं आपको भी समझाऊंगा, रुको 1 मिनट। पहले एक काम करता हूँ, चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको जो है सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। इसके लिए पहले मुझे ये समझाना ही पड़ेगा, रुको ज़रा, पेपर वगैरह बाद में करेंगे। पहले बताइए, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? पक्का? रेडियली सिमेट्रिक और बायलेटरल सिमेट्री, और इसके अलावा जो अपना हमने ट्राई और डाई वाला पोर्शन देखा, वो समझ आ गया? अब एक बायलेटरल सिमेट्री, आप एक बार देखो ध्यान से इसे, समझ पा रहे हैं? चलो, अब मैं आपको एक ऐसी चीज समझा रहा हूँ जो अपने आप में कई जगह आपको लिखी हुई दिखेगी, वो है ये, थोड़ा समझाता हूँ। इंसान का जो शरीर है ना, वो खोखला होता है, ठीक उसके दिमाग और दिल की तरह। ये तो कवि ने कहा, लेकिन बायोलॉजी वाले भाई ने कहा कि इंसान का शरीर खोखला होता है, यानी अंदर से वो खाली होता है, अंदर उसकी कैविटी होती है। इसे आप सीलोम भी बोल सकते हैं, कोई लोम भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करा जाता है। अभी के लिए इसे आप कुछ भी कह दो। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम या कोइलोम। जिनके पास ये बॉडी कैविटी होगी वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों? जैसे कि ये सब प्राणी होगा, सिंपल सी बात है, जिनके शरीर अंदर से खोखले हैं वो इसके अंदर आएंगे। ये क्या है, ये सारे नाम, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, चिंता मत करना। क्या ह्यूमंस की बॉडी खोखली होती है अंदर से? क्या हमारे पूरे शरीर में खोखला पाइप जा रहा है? अरे जा तो रहा है। नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा, बताओ? पूरी बॉडी में नहीं है, कैसे नहीं है बताइए? पाइप खोलो तो होता है, बोन्स नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पूरी बॉडी का ये मतलब नहीं होता कि हर तरफ होगा, पूरी बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी में होगा। क्या हमारी बॉडी में एक ऐसा पाइप है जो खोखला है? तो हम कोइलोमेट्स यानी सीलोमेट्स में आते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? थोड़ा थोड़ा आपको इस शब्द का मतलब समझ आया? इस शब्द का मतलब है बॉडी कैविटी।
थोड़ा थोड़ा आई होप आपको पल्ले पड़ रहा होगा। अब बाकी ये आप रीडिंग करेंगे, मैंने मुद्दे की बात समझा दी है। 3 अलग-अलग हैं, स्यूडो मतलब फॉल्स हो गया, ए का मतलब नहीं होगी, इसका मतलब होगी। ये एग्ज़ाम्पल्स वगैरह सब आपको एक-एक करके पढ़ाए जाएँगे। अभी के लिए आगे चलते हैं। देखो, अब लग रहा है मुझे ही अपने कंधों पर जो है चीज़ों को उठाना होगा। अब मैं ही अपने तरीके से समझाता हूँ। इसे नोट कैसे करना है, जब आप इस पेज को देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस पेज को क्या करेंगे, घूरेंगे अच्छे से। उसके बाद आप क्या नोट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली ये डेफिनेशंस ही नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा ये वाला पोर्शन। उसके बाद रीडिंग करके जो-जो काम का मिले आप लिख लेना। एक्चुअली सीधा है, ऐसे लिख लेना, यहाँ तक लिख के प्रेज़ेंट लिख के ये सीलोमेट कर देना, पार्शियली प्रेजेंट करके स्यूडो वाला कर देना, नॉट प्रेजेंट करके ए वाला कर देना। इस तरीके शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है? पेपर में पहचानने लायक बस नॉलेज चाहिए। अब ज़रा दोस्तों मैं अपने तरीके अब आपको पढ़ाऊँगा, मैं ज़्यादा फाइल नहीं खेल सकता। अब मैं अपने तरीके चीज़ों को शुरू करता हूँ। क्या आप तैयार हैं? जितने सवाल बनेंगे यहाँ से पूरे चांसेस है वो आपके सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन पढ़ना आपको मेरे तरीके पड़ेगा। देखिए, जैसे कि ये हमने अभी एक किंगडम पढ़ा है, तो किंगडम के अंदर जो है, क्या आपको फाइलम देखने को मिलते हैं? जैसे हमने पढ़ा था ना कि भई किंगडम के अंदर जो है आपको फाइलम देखने को मिलते हैं। जी हाँ, भई आप सही कह रहे हैं। सीजीएल 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है, मैंने अभी-अभी देखा है। मेरे पास भी ये जो है मैसेज आया है। डिस्कस कर लें 5 मिनट लेके, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप कहें, रुको मैं देख लेता हूँ। 2 मिनट का आप प्लीज़ मुझे समय दें, मैं चेक कर लेता हूँ। आपके पेपर का, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट है सब कुछ। रुकिए, ये तो इन्होंने अलग ही लेवल का जो है स्पीड अप कर रखा है चीज़ों को। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ क्या मैसेज है, मैं भी आप ही के साथ पहली-पहली बारी से पढ़ूँगा। मैं अपने फ़ोन में देख के आपको बता देता हूँ। हौसला रखिए दोस्तों, रख हौसला कर फैसला करके तुझे वक़्त बदलना है। अब वो गानों को याद करो, थोड़ा-सा फ़ोकस करो। मैं भी देख लेता हूँ, क्या है, क्या लिखा हुआ है इन्होंने। टियर 1 वाज़ डिक्लेयर्ड ऑन 9/2, टियर 2 हो गया जी, ठीक है। ठीक है, जो कट ऑफ है यूआर की, एक काम करो यहीं अपलोड कर दूँ फाइल, साथ में पढ़ लेते हैं, चलेगा ना? आप भी प्रॉपर्ली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपको भी जो है बीच क्लास में इधर-उधर जाना होगा। रुकिए मैं फाइल को डाउनलोड करके यहीं अपलोड कर देता हूँ। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा 5 मिनट आगे निकाल लो क्लास को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएल का फाइनल रिजल्ट है तो बनता है इसका डिस्कशन। रिकॉर्डेड देख रहे हो तो 5 मिनट आगे खींच दीजिएगा क्लास को। ये कौन-सा टाइम है इनका रिजल्ट देने का? रुकिए बेटा प्लीज़। नहीं, ऑल द बेस्ट आप सबको। डरने-वरने की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है चीज़ों को अपनाना। बहुत बड़ी फाइल है भई ये तो। देखो, ठीक है, ये तो सब ठीक है। हू डिड नॉट क्वालीफाई, ठीक है ये तो। कट ऑफ डिटेल्स यूआर की आप देख सकते हैं जी, 270 रही है, ओवरऑल कट ऑफ है ये। सत्ताईस नंबर रही है कंप्यूटर की कट ऑफ। एरर, बाकी सबके भी देखते हैं, 21, 24 सही है, तो कट ऑफ 27 तो सही गई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। डीएसटी 5%, ये भी सेम सही है। जी हाँ, सब कुछ हो चुका होगा, मैं देखूँ वो भी चीज़ साथ-साथ। जी हाँ, सब कुछ ही हो चुका है, जो नाम-वाम है सब आ गए होंगे। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये राइट अप है बस। हाँ, सब हो चुका है जी, नाम-वाम आ गए होंगे। आप सभी लोग क्या करें, एसएससी की साइट पे जाएँ और वहाँ पर आपको जो है रिज़ल्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। एसएससी की मेन साइट पे जाना, ऊपर कहीं रिज़ल्ट का ऑप्शन दिखेगा। रिज़ल्ट पे क्लिक करके वहाँ 3-4 फाइलें होंगी और आप उसे देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। बाकी जब तक मैं इससे भी गो थ्रू कर लेता हूँ, आप जब तक अपना-अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। डबल एओ की कट ऑफ जो है 453 यूआर की गई है अकाउंट्स की, और
445 काफी ऊपर है। B03 331 ये भी काफी ऊपर है। B05 337, B06 344 ये तो चलो ऊपर बनती है। आप अपना अपना रिजल्ट वहां पे चेक कर सकते हैं। समझ गए आप लोगों को कैसे चेक करना है। अब मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। ओवरऑल आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको सिंपली क्या करना है, ssc.nic.in पे जाना है। साइट खुल रही है, मैंने वहीं से नोटिस को डाउनलोड किया है। वहां जाने के बाद आपको रिजल्ट पे जाना है। वहां पर आपको सीजीएल 2022 की 4 फाइलों के आसपास मिलेगा। आप उन्हें एक एक करके खोल के देख लीजिए। अगर आपने JSOW वगैरह नहीं दिया तो वो फाइल आपके काम की नहीं है। और अगर आपने जैसे CSS ME ये सब ऊपर भरा है तो वो लिस्ट 3 होगी, जनरली 3 या 3 होगी मेरा ख्याल, उसमें आपका नाम होना चाहिए। ठीक है जी, चलो सेशन को आगे बढ़ाएं दोस्तों। देखिए जीवन का एक हिस्सा है बस ये रिजल्ट, जैसे कि बाकी सब चीजें चलती है वैसे आता जाता रहता है। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं और पहली बार आप यहाँ तक पहुंचे, डेफिनेटली बड़ा मोमेंट होगा, बट आगे चलते रहते हैं। ठीक है जी, चलें आगे दोस्तों, शुरू करें कहानी अपनी। कंप्यूटर की कट ऑफ 27 रही है, 27 फाइनल रिजल्ट आ गया है सीजीएल 2022 का। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो राइट अप दिखाया था। आपको करना क्या है, एसएससी की साइट पर जाके रिजल्ट में जाकर वहां पर सारी फाइल्स होंगी, उन फाइल को खोलकर आप कंट्रोल F यानी सर्च करना है, वहां पर आपको आपका नाम मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं तमन्ना, कोई बात नहीं। अभी नंबर वगैरह कब देंगे, नंबर का भी इसमें जो है देखो एंड में कहीं लिखा है क्या इन्होंने, मार्क्स विल बी अपलोडेड शॉर्टली, वेरी क्लियर आंसर। मार्क्स का भी नहीं पता है, नो रिजर्व, वेटिंग लिस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो खैर आगे चलते हैं। हो कोई बात नहीं, जीवन का एक पल है, बीत जाएगा बाकियों की तरह। चलें जी आगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी के लिए मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों, बिकॉज आप उसी चीज़ के लिए आए हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिम्मत रखिए, देखिए ये बस यादें बन के रह जाएंगी अगर आप अपना अगले पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जिनका भी नहीं हुआ उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर रही होगी, उस गड़बड़ पे काम कीजिए, तैयारी कीजिए, दैट इज ऑल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। जिम्मेदारी है, अदा करने दीजिए, आप भी मिलिए, और चाहें तो आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी आया है तो आप इस क्लास को बाद में देख सकते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो क्लास में अपना फोकस कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा मोमेंट है तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कहूँगा कि क्लास में आप रुकिए, मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो यहाँ से आप क्लास को देखिए। देखिए जैसा कि किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, किंगडम के बाद फाइलम आता है, याद है ना, ग्रुप ऑफ फाइलम्स इज नोन एज किंगडम। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हम किंगडम पढ़ रहे हैं उनमें ऐसा कोई अभी तक इतना डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं पड़ी थी, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फाइलम्स हैं तो हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी एनिमल किंगडम के अंदर जितने फाइलम्स हैं अब हम उन्हें पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम में आपको पोर्स दिख रहे हैं क्या, छोटे छोटे छेद। पोरस का जो मतलब है वो होता है पोर। जैसे आपने स्पंज वगैरह देखी होगी, स्पंज पता है ना आपको, स्पंज हो गई या फिर जैसे स्कॉच ब्राइट होती है किचन के अंदर, स्कॉच ब्राइट हो गई, फोम हो गई, उन सब में क्या होता है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, मान लेते हैं पानी के अंदर आप एक ऐसे चीज को इमेजिन करो जिसमें छोटे छोटे छेद हैं। अब आप सोचो कि इससे पानी आर पार होता रहता है और ये मूव नहीं कर सकता। आपको इमेजिन करने में बड़ी तकलीफ होगी, बट ये एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, सच में ऐसा एग्जिस्ट करता है पानी के अंदर। और ये एक जीवित एनिमल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सब मूवमेंट्स हो रहे हैं जो कि डेफिनेशन के हिसाब से इसे एनिमल बनाते हैं। अब ये जिंदा कैसे रहता है, खुद तो कहीं जा नहीं सकता, इसके अंदर से पानी आता जाता रहता है और पानी के अंदर होता है न्यूट्रिशन, ये उसे एब्जॉर्ब करता है और अपना काम चलाता रहता है। ये ऐसा डब्बे जैसा होता नहीं है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पोरीफेरा यानी पोरस का मतलब पोर, फेरे का मतलब टू बियर, यानी पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विद होल्स, जिनके शरीर में बड़े बड़े होल्स होते हैं वो पोरीफेरा होते हैं। ठीक है जी, इन्हें आमतौर पे स्पंज कहा जाता है, स्पंज जो है कहा जाता है। जी हाँ, बर्तन धोने वाले स्पंज की कह सकते हैं समझने के लिए, यस काफी क्लोज है उसके शुभराज, आप देखेंगे भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्पंज। ये रेडियली सिमेट्रिकल है, समझ गए ना क्यों, इनमें कोई ऐसी शेप थोड़ी होगी, ये तो कैसे भी काट दो हमेशा एक जैसे दिखेंगे। बॉडीज परफोरेटेड यानी इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं और उनमें उन्हें पोर्स कहा जाता है। परफोरेटेड मतलब खोखले होते हैं। कौशिक बहुत हार्ड मूवमेंट है, बट कोई बात नहीं, कुछ गलतियां जरूर रही होंगी, आपको भी अंदर से पता ही होगा कि शायद ना हो, होप होती है बट रियलिटी थोड़ी सी पता होती है हमें। उन गलतियों पे काम कीजिए, आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए। क्या आपको पूरी फेरा समझ में आ गया दोस्तों?
पूरे तरीके। इसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं, कुछ इसके नहीं नहीं, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, देखिए एक चीज होती है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कि उसके जैसा हम उसे मान सकते हैं। एक्चुअल में जो स्पंज हम लोग देखते हैं वो ये नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि हम पानी के अंदर जाते हैं और इसे निकाल लेते हैं और इससे हम स्कॉच ब्राइट बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो है कुछ कुछ वैसे ये दिखते हैं। प्रिंस थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि अभी मार्क्स वगैरह तो नहीं आए हैं। एक बार अच्छे से फिर से लिस्ट को आप चेक कर लीजिए, सारी लिस्ट को देख लीजिए। और कभी कभार होता है कि किसी दूसरी लिस्ट में हमारा नाम होता है। और बाकी एक बार जो राइटअप है उससे गो थ्रू करिए। राइटअप में एक बार देखिए कि आपके स्कोर से कम किसी चीज़ की कट ऑफ गई है या फिर नहीं गई है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप समझ पाए। अब इसके अंदर भी ना कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने इस फाइल में ऐड नहीं करे हैं, वो मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा इस क्लास के बाद। बड़े सिंपल सिंपल है। बोरिंग स्पंज, नाम से ही आप पहचान लेंगे इसे तो कि स्पंज है तो पोरीफेरा ही होगा। बाथ स्पंज, स्पॉन्ज भी आप इसे कह सकते हैं, स्पॉन्जिला। एक बड़ी खास चीज होती है, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, आपके पास जब फुर्सत हो कल के दिन आप एक बार वीनसेस फ्लावर बास्केट देखिएगा क्या होता है। एक बार अपना YouTube पे लिखिएगा वीनसेस फ्लावर बास्केट, आप इसे एक बार देखेंगे तो आप समझेंगे क्या चीज़ है। अपने आप में बड़ी ही यूनिक चीज़ है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको फाइल में ऐड करके दे दूंगा। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ जिन भी बच्चों का रिजल्ट आया है, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा, यू मे टेक अ ब्रेक। अगर आपको लगता है फोकस नहीं कर पा रहे, क्लास को बाद में देखना। जबरदस्ती बांध के रखने वाला कोई इंटेंशन नहीं है। जिनका रिजल्ट आया है, जो थोड़ा एंशियस है, घबराए हुए हैं, जो भी है, आई अंडरस्टैंड, आप लोगों के लिए चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहें तो क्लास को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, यहाँ से बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आप दोस्तों समझ पाए, क्योंकि बिना मन के बिना फोकस के बैठने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ श्रेया, बट गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन। बाकी क्लास के एंड में आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगली बात इसकी कर लेते हैं। क्या अब आपको थोड़ी सी मदद हो रही है सिलोन से या कोई लोन से? कोई लोन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कुछ कुछ, और इसका मतलब ही था हॉलो पाइप। हॉलो पाइप था इसका मतलब, यानी हॉलो गट। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? यानी ये अंदर से खोखला होता है, ये अंदर से खोखला होता है। सबसे पहला एक काम करता हूँ, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, हो सकता है उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। रुकिए ज़रा, इसके एग्जाम्पल्स में मैं आपको जो है जेलीफिश बताता हूँ। जेलीफिश आपने देखी है कभी? बड़ी प्यारी सी लगती है लेकिन जानलेवा होती है। जेलीफिश अगर आपको पकड़ लेगी तो पैरालिसिस भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। देखने में जेलीफिश कुछ जो है ऐसी दिखती है। रुकिए, पानी के अंदर है, आसानी से दिखती भी नहीं क्योंकि ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, कुछ कुछ ऐसी होती है। और इसके अंदर से बहुत ही पतले पतले, बहुत ही लंबे लंबे जो है रेशे निकले होते हैं। और हर रेशे के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि जकड़ लेते हैं प्रे को, जकड़ के उसे जो है न्यूट्रल कर देते हैं, यानी उसे जो है पैरालाइज कर देते हैं, फिर उस पर फीड करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है आपको? यानी जेलीफिश है, कोरल रीफ है, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, जेलीफिश है, कोरल है, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप चिंता मत करो, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्लास को, 15 10 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर आपके डाउट्स वगैरह भी है वो देख लूंगा और जल्दी फ्री कर दूंगा। आज हमेशा की तरह 12:15 12:30 तक नहीं जाऊंगा, जो है मैं आपको टाइम से फ्री करूंगा आज की क्लास में। ठीक है, जिनका पेपर नहीं है वो भी एक बार देखिए कैसे चीजें चलती हैं, सो दैट आपको पता हो कितना क्लोज फाइट चलता है, जिससे कि आपको भी थोड़ा पुश मिल सके कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम अपने को भी पेपर देना है। रेडियली सिमेट्रिक क्या मैं इसे कह सकता हूँ? सोच के देखो, अगर ऊपर से मैं इसे देखता हूँ तो ये ऐसे ही तो दिखेगा मुझे। ऊपर से इसे इमेजिन करो, ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा ना, यहाँ से जमीन की तरफ जो है ऐसे छोटे छोटे पाइप जा रहे हों। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? वो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा साइंस पर, बाकी मैंने भी चेक नहीं करा है पूरा राइटअप, मैं एक बार क्लास के बाद देखूंगा। इसमें होते हैं स्टिंग सेल्स। स्टिंग सेल आप समझ गए ना, जिससे ये डस के जकड़ लेते हैं और इंसान को या जिस भी जीव को जो है पैरालाइज कर सकते हैं, उसे कर देते हैं। इसे नीडोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। और स्टिंगिंग सेल ऑर्गेनली, यानी उस सेल का वो हिस्सा जो स्टिक करता है और डसता है, उसे नीमेटोसाइट्स कहते हैं, उसे नीमेटोसाइट्स कहते हैं। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? ये क्या करते हैं, पैरालाइज द प्रे बाय इंजेक्टिंग पॉइजन, और इससे क्या करते हैं, प्रे को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पानी में तैर रहा है, अब ये क्या करेंगे, उसके पैर पे जाके चिपक जाएंगे और उसे डस लेंगे। तो ये होल्डिंग में भी काम आ रहे हैं निमेटोसाइट्स, और साथ में जहर को डालने में भी काम आ रहे हैं। क्या आप इस बात को पूरे तरीके से समझ पाए? चलें आगे। मैंने अभी तक आपको दो फाइलम पढ़ाए हैं, पहला है पोरीफेरा और दूसरा है ये अपना
सिलोन्ट्रेटा या कोइलोन्ट्रेटा, ये दूसरा है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों टीनोफोर, कॉम्ब कैरिंग। ठीक है, एक सजेशन है दिशा आपके लिए और आपके साथ के बाकी बच्चों के लिए, कभी भी रिजल्ट खुद किसी से नहीं पूछना है। सी जिसका एग्जाम है उसके पार्ट पे आप अपने आप को रख के देखिए, बताना होगा बता देगा सामने वाला इंसान, खुद किसी को मैसेज मत करना। ये मतलब रूल होना चाहिए आपकी लाइफ का, कि मतलब पर्सनली भी आपके किसी जानने वाले का नेवर आस्क। ठीक है, दिस इज लाइक वन ऑफ द रूल्स, बिकॉज कल को आप उनकी सीट में होंगे ना, नेवर आस्क समबडी अबाउट द रिजल्ट। टीनो फोर जो है, टीनोस का मतलब का होता है कॉम, ठीक है, फोरा का मतलब होता है कैरिंग, यानी जिनके ऊपर जो है कांटे होते हैं छोटे छोटे। अब बेटा ये समझ में नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा तो अपने को थोड़ा सही से याद करना होगा, इस पोर्शन को अपने को थोड़ा सही से याद करना होगा। चलो मैं एक और काम करता हूँ, आज की क्लास में ना इसे 100% कंप्लीट नहीं करता चैप्टर को, और जो आने वाली क्लास होगी उसके पहले आधे घंटे में इसी फाइल को एक और बार अपडेट करके मैं आपको कुछ और डेटा दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो चलेगा, यानी आज 100% डन नहीं करेंगे इसे, आज कुछ पोर्शन जान के छोड़ेंगे जिससे कि आने वाली क्लास में एक बार फाइनल डिस्कशन इस पे कर सके। ठीक है, ये कॉम जेली, वीनस गर्डल, सी मिट्रस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं कह रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है। आपने सुना है टेप वॉर्म, हमारे पेट में हो सकता है, या और भी जो पिग वगैरह होता है उनके पेट में देखने को मिलते हैं, पॉर्क टेप वॉर्म लिखा है। ये होते हैं फ्लैट, यानी इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है, और ये है प्लेटी हेलमिंथिस। ये प्लेटीज का मतलब हो गया फ्लैट, हेलमिंथ्स का मतलब हो गया वॉर्म, यानी ये फ्लैट वॉर्म्स है। ठीक है, आपको श्रेया सिर्फ और सिर्फ उस फाइल के नोट्स बनाने हैं, आपको बीच में कोई क्लास खोल के नहीं देखनी है। ठीक है, आप कोई क्लास मत देखिए, फाइल का वेट कीजिए, वो मैं कल रात तक अपलोड करूंगा, कुछ और डेटा मुझे दिख रहा है जो ऐड करने की नीड है, आप सिर्फ उस फाइल को अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। ठीक है, ये बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं। अगर एक बात बताओ, मैं एक ऐसा बना देता हूँ प्लेटफॉर्म, और रितिका वो इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में मिलेगी, बट वो आपको कल रात तक ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, स्प्रूस जनरली जो हम गंदा खाना खा लेते हैं उसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं बहुत ही छोटे लेवल पे, और वो हमारे खाने के अंदर चली जाती है और हमारे पेट में ग्रो करती है। जब हम कहते हैं ना कि जैसे हम कई बार कहीं का भी खाना खा लेते हैं, पुराना खाना, खराब खाना, हम कहते हैं अरे खाने में क्या ही खराब होता है, तो वहां से ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और फिर हमारी बॉडी में ग्रो करती है। अब आप सोचो, क्या ये रेडियली सिमेट्रिक लग रहा है आपको कहीं से कहीं तक? नहीं, ये तो बायलेटरली सिमेट्रिक है। ध्यान से देखो, ये बायलेटरली सिमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पर जो है बायलेटरली सिमेट्रिक लिखा गया है। ये नहीं लिखा गया कि ये जो है रेडियली सिमेट्रिक है। आई होप आप पॉइंट को समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। नीमेटोड या नीमेटोडा, ये पहले एग्जांपल्स इसके देखते हैं। राउंड वॉर्म हो गया, हुकवॉर्म हो गया, ये जो पहले कुछ फाइलम से जनरली आसानी से समझ में नहीं आते हैं, इन पे अपने को जनरली थोड़ा सा रट्टा ही मारना होता है। ठीक है, तो नीमेटोड जो है ये अपना है बायलेटरली सिमेट्रिकल, अनसेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी जो है एक सिंगल पाइप के जैसी होती है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, जैसे कि ये प्लेटी हेलमिंथिस, ये दो तीन चीजें मैं आपको और डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊंगा। अभी इन्हें छोड़ते हैं, ये पढ़ते हैं फाइलम नंबर 7, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि एक कैटेगरी होती है आंट्स की, आंट्स आपने सुना होगा, उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी स्पीशीज है कि आज तक हमें पता ही नहीं। मतलब जब ये लोग जंगलों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो और एक बहुत ही अलग अलग तरीके के आंट्स हैं। तो ये जो है सब इंसेक्ट्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, और टोटल जो आर्थ्रोपोडा है उसमें माना जाता है टोटल 9 लाख स्पीशी से भी ज्यादा है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 9 लाख स्पीशी लिखा है और उसके आगे लिखा आर नोन। इसका मतलब ये 100% है कि इससे भी बहुत ज्यादा है, 9 लाख स्पीशी, समझ के देखो, यानी 9 लाख तरीके के कीड़े मकोड़े एग्जिस्ट करते हैं। कीड़े मकोड़े तो मैंने बहुत देसी शब्द दे दिया, एक्चुअली आर्थ्रोपोडा उसे कहना चाहिए, बट 9 लाख स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, तो सोचो एक्चुअली पॉपुलेशन कितनी होगी। और आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड, पेडोस का या पादोस का मतलब होता है फुट, यानी जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं। जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स, जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स, क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? ये बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं यहां से, देखो एक बात मुझे बताओ, सेंटीपीड आपने देखा है या क्रैब देखा? क्रैब, क्रैब तो पता होगा ना, कोस्टल इलाकों में प्रॉन भी पता होगा आपको। ये सब जो है इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सेंटीपीड, मिलीपीड, ग्रास हॉपर, इन सब के पैर अगर आप देखोगे तो मुड़े हुए पैर होते हैं।
आप कभी भी ध्यान से देखना ग्रास हॉपर वगैरह के, इनफैक्ट ग्रास हॉपर जो होता है इसी से पुश करता है खुद को जंप करने में, ठीक है। ये केकड़ा वगैरह ही है ऊपर। क्रिकेट, क्रिकेट पता है ना, ये टिड्डी बोलते हैं इसे आमतौर पे। अभी कुछ समय पहले टिड्डियों का हमला हो गया था, आपने देखा होगा न्यूज़ में ऐसे दिखाते हैं फैंसी करके। या कॉकरोच भाई है हमारा, ये तो पता ही है कॉकरोच होता है, हाउस फ्लाई है, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? पक्का? आगे चलते हैं जी। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो अपना और कोई एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसके अंदर स्पाइडर आ सकता है? नो? यस? क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, पैर इमेजिन करो स्पाइडर के। क्या स्कॉर्पियन आ सकता है? हनी भी आ सकती है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इशू क्या आ रहा है ना इस फाइल में। ये फाइल अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो, मॉस्किटो भी इसके अंदर आएगा, डकैती। तो इस फाइल में नीचे भी कुछ कंटेंट है। हुआ क्या है, ये जब फाइल मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करी है, तो किसी वजह से जो बाकी डेटा है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं उसे भी एक बार कल बैठ के सॉर्ट करूंगा। हो सकता है 1% कल की जगह मैं फाइल परसों डालूं, बट अच्छे से फाइल बना के तभी डालूंगा, ठीक है जी। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, एसी गे जो है फैंसी फैंसी नाम है। आप चाहें तो इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप मेनली इसे याद करिएगा। अगर आप उसके बाद भी आप में क्षमता बचे तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ये हर कंटेंट मैंने ही अपने प्यारे प्यारे हाथों से लिखा है, ठीक है। लेकिन बहुत पहले लिखा था, तो मतलब मेरा मानना ये है कि कंटेंट इतना मुश्किल है कि मैंने सोचा एक बार हाथ से लिख के आपको नोट्स बना के दे देता हूँ, ठीक है जी। आगे चलें दोस्तों, मॉलस्क की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है ये मॉलस्क, बड़ा सिंपल है। थोड़ा बहुत और पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। 8वां फाइलम और पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक दो चीजें आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। इसके बाद क्योंकि आ जाएगा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद जो है कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड वाला पोर्शन आएगा, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। बस इसे और अच्छे से समझ जाओ। ये है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब समझ रहे हो, जितनी सॉफ्ट मेरी आवाज है उससे कहीं ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुलायम सा होता है ये। और क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको इसका समझाऊं तो इसके अंदर आता है कौन, स्क्विड। इसके अंदर आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस देखा आपने कितना प्यारा सा मुलायम सा होता है ना, जेली जैसा होता है। या स्नेल, या कटल फिश, या स्क्विड, ये सब क्या है, बड़े मुलायम से सॉफ्ट से होते हैं। और इनके स्किन के ऊपर जो है एक लेयर चढ़ी होती है, जिसे जो है मेंटल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बहुत छोटे भी हो सकते हैं कि इतने छोटे कि दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, 50 फीट तक के भी हो सकते हैं, ठीक है। मेंटल बोलते हैं उसे। इनकी स्किन के ऊपर एक कवर जो है चढ़ा होता है, उसे मेंटल बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने आपको भी ओरली बता दिए हैं। ये मैं काम करूंगा, फाइल में ऐड कर दूंगा। मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पढ़ाने का तरीका। अभी के लिए मैं एक फाइल प्रिपेयर करके कल आपको दूंगा, आप उससे नोट्स बना लेंगे। फिर जो अगली क्लास होगी उसमें पहले आधे घंटे में आपको ये वाले पोर्शन को दोबारा पढ़ाऊंगा, और उसके अंदर हम नोटो कॉर्ड वगैरह वाला पोर्शन पढ़ेंगे। फेयर है ना, चलेगा नहीं? ठीक है, नोट्स लेकिन अपने बना के रख लेना, एटलीस्ट यहाँ तक के नोट्स अपने बना के रख लेना। इसके बाद वाला पोर्शन जो है ये मैं आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं फाइलम नंबर 8 को कंप्लीट करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है, प्रिंस आपको, और भी जिन बच्चों का हुआ है। जिनका नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड। हर किसी ने जीवन में फेलियर देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। आज हो सकता है आपने पहली बार फेलियर देखा हो। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। आने वाले समय में सिर्फ ये कहानियां बन के रह जाएंगी, है ना। तो मेहनत करते रहिए। बाकी आप सभी को ऑल दी बेस्ट। कोई बात नहीं प्रशांत, देखो मेरे दोस्त, बड़ा भारी है बट यही जीवन है। हर बच्चे को पता होता है कि उसने कहाँ पे गलती करी है ना। उन गलतियों पे काम करो। अगर वो आखिरी पोस्ट मिल भी जाती तो पेपर तो दोबारा ही देते, है ना। तो जब देना ही है तो पूरी जान लगा के पेपर दो। इस बार जो है नाम अपने को लिस्ट में लेके आना है, ठीक है। ये अच्छा हुआ है पता है कि सीजीएल 2022 का रिजल्ट आ गया है। अब इससे क्या है, सीजीएल 2023 में ये बच्चे नहीं बैठेंगे। सोच के देखो, अगर ये 35-40 हजार में से ये शुरू के 20 हजार भी नहीं बैठते ना, तो बहुत फायदा है आप लोगों को। आप सच में बहुत ज्यादा फायदा होगा आप लोगों को। 23 वालों के लिए कट ऑफ मतलब चीजें फिर कंट्रोल में ही रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट एंड ऑल दी बेस्ट। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।